is to kill Kashmiris and make money. That ये कश्मीरी नौजवान को मरवाते हैं और पैसा कमाते हैं, इनका विजन ये है। हमारा विजन है, सबसे पहले मेरा विजन है जम्मू कश्मीर में गोली बंद होनी चाहिए, किस तरह की भी गोली बंद होनी चाहिए, कोई मरना ही नहीं चाहिए। लगता है आप लोग भूले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भूले आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये एलिगेशन हम पे नहीं लगा सकते, लेकिन आप जो कह रहे हैं भूल, देखिए मैं कत्ल को नहीं, उस माँ से पूछे ना जिस माँ ने अपने दो बेटों को खोया है। सब याद है, हर एक 100 से ज्यादा नौजवान मारे गए, तब अल्ताफ बुखारी साहब को अपना कश्मीर याद नहीं आया, ना अपनी पार्टी याद आई। इसके एजेंट है, हम पे एफआईआर लगे हुए हैं, हमें ना इधर जाने दिया जाता ना उधर जाने दिया जाता है, खाने के लाले पड़े हैं, गाड़ी में तेल नहीं होता हमें। ये एजेंसियां गरीब के पीछे ही क्यों पड़ती हैं? ये एजेंसियां हक परस्त के पीछे ही क्यों पड़ती है? ईडी, सीबीआई, ये जो भी है नए मैंने, ये यहाँ कहाँ मर जाती हैं? ये दौलत जो इन लोगों की, आप यहाँ रोज हमारे बच्चों को यतीम करते हो, जब आप यहाँ रोज हमारे बाप जो है, जो इस मतलब जिनकी ख्वाहिश ये होती थी कि मेरा बेटा मेरे को कल को कंधा देगा, लेकिन अफसोस ऐसा मुकाम है कि कश्मीर में आज बाप ही बेटे को कंधा देता है। ये हालात है। ये भाई आरएसएस के एजेंट है, ये बीजेपी के एजेंट हो, एजेंट तो आप लोग हो। आपने करोड़ों की दौलत बनाई, आपके पास जेड सिक्योरिटी है, आपको हर तरफ से पहरा है, आपके पैसे को भी हिफाजत कर रही है हिंदुस्तान की एजेंसियां। लगाएंगे तिरंगा। देखिए मेरा तो घर ही नहीं है, मेरा कौन सा घर है? मेरा घर जो है वो बाप का है, वो मेरा नहीं है। जब मेरा अपना घर होता तो मैं नहीं लगाता, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा सबके पास। इनको बोलो अपने बच्चों की सर पे हाथ रखो और कसम खाओ, आप ये बोलो कि हम बीजेपी के एजेंट नहीं है, हम बीजेपी के लिए यहाँ अपनी पार्टी। आपने अब तब कहाँ मर गए थे जब हमारे 100 से ज्यादा नौजवान मारे गए थे 2016 में? क्या सजाद गनी लोन साहब उस टाइम गवर्नमेंट में नहीं थे? क्या अल्ताफ बुखारी साहब उस टाइम गवर्नमेंट नहीं थी? तब उनका महल आ रहा था, सिक्योरिटी थी, तो इसलिए वो चुप बैठे थे। आदाब नाजरीन, अभी हमारे साथ मौजूद है आदिल नज़ीर, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। उसी के साथ साथ अगर बात करें, कुछ दिनों से लगातार जो है सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, हमेशा जो है सियासत पे अपनी उंगली उठाते हैं और जो भी आज तक लीडर्स रहे उनसे सवालात पूछते हैं। इसी सब के सिलसिले में हम आज इन सब से कुछ पूछेंगे। खुशामदीद है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें बताएं, जब भी आप बात करते हैं, आप सियासत के खिलाफ बात करते हैं कि जो लीडर्स ने किया, एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, तो अगर बात की जाए जो अभी भी इलेक्शंस का दौर है, आज भी लीडर्स एक दूसरे को एलिगेशंस लगाते हैं, उस सब को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं सियासत को निशाना नहीं बनाता हूँ, लेकिन सियासतदानों को निशाना बनाता हूँ। क्योंकि देखिए जब अगर आप आज के कश्मीर के हालात देखेंगे, जम्मू कश्मीर के हालात देखेंगे, स्पेशली कश्मीर के हालात देखेंगे, तो जो कश्मीर के इस वक्त के हालात हैं उसका जिम्मेदार जो है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ज़रूर है, आरएसएस है, ज़रूर है, मानते हैं, पूरा हिंदुस्तान मानता है, पूरी दुनिया मानता है, पूरा जम्मू कश्मीर मानता है, खासकर कश्मीर मानता है। लेकिन जो एंट्री जम्मू कश्मीर के अंदर आरएसएस, बीजेपी की और संघ की हुई है, उसके जिम्मेदार कौन है? असल में सवाल वो है, और उस चीज़ पे मैं सवाल उठाता हूँ। क्योंकि अगर आप आज ये सवाल आदिल नज़ीर खान से पूछेंगे कि बीजेपी ऐसा कर रही है यहाँ, आरएसएस ऐसा कर रही है यहाँ, तो उसका जवाब आदिल नज़ीर खान नहीं देगा, उसका जवाब उन्हीं को देना होगा जो यहाँ सरकार चला रहे थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे वो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो। देखिए अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस तब नहीं थी, लेकिन ये जो लीडर्स हैं, अगर आप देखेंगे अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है अल्ताफ बुखारी साहब, ठीक है, वो थे 2016 में, 2014 में जो सरकार बनी थी बीजेपी और पीडीपी की, जब मुझे आज भी याद है कि पार्लियामेंट के अंदर आज़ाद साहब ने कहा था कि कफन में ये काला धागा लगाया गया है, इस तरह से ये अलायंस है बीजेपी और पीडीपी का अलायंस। लेकिन तब अल्ताफ साहब आराम से बिरयानी भी खाते थे, हिस्सेदार भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी उस गवर्नमेंट में रहे, R&B मिनिस्टर भी उस गवर्नमेंट में रहे, और एजुकेशन मिनिस्टर भी उस गवर्नमेंट में रहे। तब उनको कश्मीरियों का दर्द ना याद आया जब 2016 के वक्त, जब बुरहान वानी के वक्त यहाँ 100 से ज्यादा नौजवान मारे गए, तब अल्ताफ बुखारी साहब को अपना कश्मीर याद नहीं आया, ना अपनी पार्टी याद आई। फिर जब 2019 में 5 अगस्त को एक फैसला लिया जाता है, आर्टिकल 370 को ख़त्म किया जाता है, और उसको ख़त्म भी इसलिए किया जाता है, उसका जो मूल बेस रखी जाती है पार्लियामेंट के अंदर, वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक है, बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कोई अगर इसको हम हटा रहे हैं तो इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? यही सियासतदान है। और सजाद गनी लोन साहब, वो भी उस अलायंस के पार्टनर थे, एनिमल हस्बेंड्री की मिनिस्टर थे ना उस टाइम, तो वो दोनों पार्टियां भी सेम है। यहाँ आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। और देख सकते हैं कि अपनी पार्टी में कैसे कैसे लीडर्स हैं जो जिनका सबसे क्रिमिनल
कश्मीरियों के हिसाब से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, दैट इज डिफरेंट। वो क्रिमिनल कश्मीरियों को बोलती है, लेकिन कश्मीरी किसको क्रिमिनल बोलते हैं? सबसे क्रिमिनल लीडर जो है ना वो अपनी पार्टी में है, सबसे क्रिमिनल लीडर्स है ना जो इन पार्टीज में है। अब रही बात कि हम इनको निशाना क्यों बनाते, देखिए इनका विजन क्लियर नहीं है किसी का। अपनी पार्टी कहती है कि मैं मुस्तकबिल संवारूंगी कश्मीरियों का, पीसी कहता है कि मैं अपने मुस्तकबिल संवारूंगा कश्मीरियों का, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहती है हम संवारेंगे। भाई साहब संवारेंगे कैसे मुझे बताइए? 70 साल से तो आप लोग ही थे, 70 साल से आदिल नजीर खान नहीं था ना, 70 साल से और कोई नौजवान नहीं था ना, आप लोग थे। आपने बार बार मौका लिया, बार बार लोगों को वर्गलाया, बार बार लोगों को धोखा दिया, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। और आज आप मुझे मजबूर कर रहे हैं बोलने के लिए। क्यों? अगर नहीं बोलूंगा तो मेरे नौजवान के लिए बोलेगा कौन? कश्मीर के लिए बोलेगा कौन? जब हम बोलते हैं आरएसएस बीजेपी को तो छोड़ो, वो तो हमें मारने पे तुली है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये लोग एजेंट है। भाई साहब किसके एजेंट है? हम पे एफआईआर लगे हुए हैं, हमें ना इधर जाने दिया जाता ना उधर जाने दिया जाता है, खाने के लाले पड़े हैं, गाड़ी में तेल नहीं होता, हम एजेंट है। भाई एजेंट आप जैसे लोग हैं जो Z+ सिक्योरिटी में घूमते हैं, एजेंट आप जैसे लोग हैं जो महल रखते हैं दिल्ली के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, लंदन के अंदर भी। मुझे ये बताइए, मैंने बार बार ये चीज कही है, ये एजेंसियां गरीब के पीछे ही क्यों पड़ती हैं? ये एजेंसियां हक परस्त के पीछे ही क्यों पड़ती है? ईडी सीबीआई ये जो भी है नए मैंने ये यहाँ कहाँ मर जाती हैं? ये दौलत जो इन लोगों के पास है, मुझे बताइए, जो अगर हम 4 पार्टीज के प्रेसिडेंट की दौलत की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला साहब, उनकी दौलत चेक की जाए। पीडीपी की सरबराह है महबूबा मुफ्ती जी, वो तो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन चेक तो किया जाए कितना है, देखा जाएगा कितना कमाया उसने। और अपनी पार्टी के आप देखिए कौन सरबराह है, अल्ताफ बुखारी साहब, देखिए कहाँ से इतनी अनगिनत दौलत। बिजनेस करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन अनगिनत दौलत कहाँ से आई? सैयद गनी लोन साहब, आप देखिए ये दौलत कहाँ से आई? क्या एजेंसियों को वहाँ नहीं दिखता है कुछ? एजेंसियों को दिखते हैं गरीब कश्मीरी, वही जो बेचारा 500 दिन को कमाता है, उसी को पीएसए भी लगाते हैं, उसी को भी यूएपीए लगाते हैं, और उसी को जेल भेजते हैं, और उसी को वो टॉर्चर करते हैं। इन लोगों से कोई नहीं। क्योंकि देखिए मैं आज जम्मू कश्मीर के आवाम को ये बिल्कुल क्लियर तौर पे कहना चाहता हूँ, आप भले ही हमारा साथ नहीं दें, लेकिन आप देते हैं, बिल्कुल आप साथ देते हैं, हमें दिल आपका हमारे साथ है। लेकिन मैं आपको आज कहना चाहता हूं, जो लोग गिने चुने कह रहा हूं मैं, गिने चुने लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते ना, मैं आज उन सबको लोगों को कहना चाहता हूं, मुझे लाल चौक में लटका देना अगर ये लोग, चाहे कोई भी इलेक्शन इनमें से जीते, अगर ये बीजेपी के साथ ना मिले, क्योंकि अगर ये ना मिलेंगे तो ये जाएंगे सारे तिहाड़। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, आपको देखना होगा कि हमारा मुस्तकबिल बच्चे का क्या, हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। देखिए मैं बार बार ये चीज कहता हूं, डेवलपमेंट तब तक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता डेवलपमेंट का, जब तक आपका नौजवान महफूज नहीं है। आप 70 साल गिन रहे, आप सबके जितनी भी लीडरशिप, जितने यहाँ लीडर्स रहे, आप सबका हिसाब ले रहे, लेकिन आप अपना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं लोगों के लिए। क्योंकि सवाल तो ये भी है, बातें हर कोई करता है, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट जो भी है वो तो हर एक चाहता है कि कश्मीर के लिए करे वो करे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपका क्या है? देखिए ये एक सोशल एक्टिविस्ट कोई अपना नाम नहीं, ये खुद ही बना देते हैं लोग सोशल एक्टिविस्ट। जो काम करता है सोशल एंड एक्टिविस्ट, जो लोग समाज में एक्टिव है उसको सोशल एक्टिविस्ट ये लोग कहते हैं। देखिए मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरी एज जितनी है उससे जितने मैंने कंट्रीब्यूट किया कश्मीर के लिए, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। देखिए आर्टिकल 370 पे जितनी मेरी रिसर्च, आर्टिकल 370 की बात कर रहा हूँ, अगर किसी भी जम्मू कश्मीर के किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट की या किसी भी लीडर की थी, तो जो आप कहेंगे मुझे लाल चौक में मेरे गिरेबान को आप पकड़े, अगर किसी की भी रिसर्च थी आप लाइए इनको मेरे सामने, मैं देखता हूं किसने कितनी रिसर्च। आर्टिकल 370 की बात कर रहा हूं, पहले कश्मीर और हिंदुस्तान, ये दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो रिलेशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन थी, या आर्टिकल 370 का जो ब्रिज था, उसको आप किस तरह से देखते हैं, उस पे कितनी आपने रिसर्च की है, अपने हिस्ट्री को आपने किस तरह से देखा है, मेरी नजर उस पे है, मैं उसको जानता हूं, मैंने उस पे रिसर्च की है। इसलिए मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, मैंने पहले ही कहा, जितनी मेरी एज है इनसे तो हजारों गुना कंट्रीब्यूशन है मेरी। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इनकी कंट्रीब्यूशन है 2008 इन्होंने करवाया, 2010 इन्होंने करवाया, 2016 तो बीत गया, वक्त बीत गया। 70 को भूल जाए? नहीं, कोई भूला नहीं है, वो तो मुझे लगता है आप लोग भूले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं भूले आप लोग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप ये एलिगेशन हम पे नहीं लगा सकते, लेकिन आप जो कह रहे हैं भूल, देखिए मैं कत्ल को नहीं, उस माँ से पूछिए ना जिस माँ ने अपने 2 बेटों को खोया है। सब याद है हर एक को। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, अब आप टंगमर्ग से जो है इलेक्शन लड़ने वाले हैं, आपका क्या मैनिफेस्टो ऐसा अलग रहेगा जो किसी भी लीडर का नहीं रहा है अभी तक, और आप ऐसा क्या अलग करेंगे जो किसी लीडर ने अभी तक नहीं किया? क्योंकि मैनिफेस्टो जब भी इलेक्शन
इलेक्शंस में उतरना होता है, हर कोई आता है इलेक्शंस के लिए, मैनिफेस्टो रखता है सामने, लेकिन फिर वो वैसा कुछ नहीं करता। आप ऐसा क्या अलग रखने वाले हैं अपने मैनिफेस्टो में, ये सवाल है। देखिए मैनिफेस्टो, जहां तक मैनिफेस्टो की बात है, मैंने डीडीसी इलेक्शंस ऑलरेडी कंटेस्ट किए हैं, लास्ट टाइम किया, आई गॉट अ गुड नंबर ऑफ वोट्स इन जस्ट 8 डेज। लेकिन उसमें मैंने जो मैनिफेस्टो दिया था, अगर जम्मू कश्मीर में आज तक किसी पार्टी ने वैसा कोई मैनिफेस्टो दिया होगा, देखिए वो पॉसिबल शायद अभी लोगों को लगता है कि द डीडीसी मेंबर्स डजंट कैरी एनी पावर, लेकिन मैं कहता हूं अगर मैं होता भी तो तब भी मैं बहुत कुछ कर पाता। वो इंसान के पास विजन होना चाहिए। जब इन लोगों के पास विजन एक ही है, इनके पास एक ही विजन है, दैट इज टू किल कश्मीरीज एंड मेक मनी, दैट्स इट। ये कश्मीरी नौजवान को मरवाते हैं और पैसा कमाते हैं, इनका विजन ये है। हमारा विजन है, सबसे पहले मेरा विजन है, जम्मू कश्मीर में गोली बंद होनी चाहिए, किस तरह की भी गोली बंद होनी चाहिए, कोई मरना ही नहीं चाहिए। तब जाके आप डेवलपमेंट की बात करो, तब जाके आप यूनिवर्सिटी की बात करो, तब जाके आप रोजगार की बात करो, तब जाके और बाकी चीजों की बात करो। जब आप यहाँ रोज हमारे बच्चों को यतीम करते हो, जब आप यहाँ रोज हमारे बाप जो है, जो इस मतलब जिनकी ख्वाहिश ये होती थी कि मेरा बेटा मेरे को कल को कंधा देगा, लेकिन अफसोस ऐसा मुकाम है कि कश्मीर में आज बाप ही बेटे को कंधा देता है। ये हालात है। जब तक आप ये नहीं रोकोगे तब तक क्या होगा कश्मीर में। हमारा पहला मकसद ये, मैं कह रहा हूँ, ये लोग आज कहते हैं ना कि यूनाइट होने की जरूरत है। मैं 1.5 साल से नहीं कह रहा हूँ यूनाइट होने की जरूरत है, मैं तो कह रहा हूँ यूनाइट होने की जरूरत है, लेकिन यूनाइट होने की जरूरत नहीं है ना कि एक ही बस पार्टी में यूनाइट हो जाओ। यूनाइट इस तरह से नहीं होता है, सारी पार्टी को खत्म कर दो इधर ही और सब हो जाओ और लाल चौक में खड़े हो जाओ। मैंने इनको पहली बार, बहुत टाइम से मैं इनको कह रहा हूँ, आप जाओ, मैं उस दिन आपको मानूंगा, मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। आप ये मत कहो, मैं भी चलूंगा, आप आ जाओ। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को आज दावत देता हूँ, मैं महबूबा मुफ्ती जी को आज दावत देता हूँ, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को आज दावत देता हूँ, सज्जाद गनी लोन साहब को दावत देता हूँ, अल्ताफ बुखारी साहब को दावत देता हूँ। आप चले मेरे साथ, हम जंतर मंतर पे 1 महीने के लिए भूख हड़ताल पे बैठते हैं, देखते हैं किसने माँ का दूध पिया है और कौन कश्मीर का अपना बेटा है। आएंगे नहीं ये लोग, चलो वहाँ तो दूर की बात, मैं इनको लाल चौक में बुलाता हूँ, बताइए डेट और टाइम कब आना है, हम बैठेंगे उधर, हम अपने हक की बात करेंगे, जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। हम तो भीख नहीं मांग रहे हैं ना किसी, लेकिन उस पर क्या कहीं ये भाई आरएसएस के एजेंट है, ये बीजेपी के एजेंट हो। एजेंट तो आप लोग हो, आपने करोड़ों की दौलत बनाई, आपके पास जेड सिक्योरिटी है, आपको हर तरफ से पहरा है, आपके पैसे को भी हिफाजत कर रही है हिंदुस्तान की एजेंसियाँ। हमें तो पीछे, हमें टॉर्चर हर जगह हमें बुलाया जाता है। दे नो, जो ये है ना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, दे नो कि हम किसके बंदे, हम अवाम के बंदे, और हमारा पीछे अगर कोई बैक है तो अवाम है, बाकी कोई नहीं। क्योंकि जितना उनको वेरीफाई करना था, जितनी उनको इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उतनी उन्होंने कर ली। और हर टाइम हमारे मोबाइल हमसे छीने गए, हम लोगों को अंदर रखा गया, और हर एजेंसी ने हमें बुलाया, हर जगह हमें बुलाएगा। लेकिन हम तब भी कहते हैं कि कल हमें जब मरना है तो कम से कम अपने रब के सामने इतनी चीज़ तो लेके जाएंगे, मेरे रब देखो, इतने जुल्म के अंदर भी, जब सब कुछ अंधेरा, हर तरफ से अंधेरा था, तब भी हम अपनी बात रख रहे थे। क्यों रखते थे, किस लिए रखते थे? क्योंकि हमें भरोसा था कि अल्लाह हमें इसका जज़ा ज़रूर आखिरत के अंदर देगा, इसलिए हम अपनी बात उठाते रहेंगे। ये लोग कहें हमें क्या कहना, मैं आज भी इनको कहता हूँ, चाहे कोई माने ना माने, इफ़ दे रियली वांट टू यूनाइट, उनको यूनाइट किस तरह से होना है। देखिए, अपनी पार्टी कहती है कि मैं अल्ताफ बुखारी की, ये इसमें फारूक साहब की लीडरशिप में नहीं आऊँगा, पीसी कह रहा है मैं फारूक साहब की लीडरशिप में नहीं आऊँगा। फारूक साहब को लीडर बनना का फिर की जरूरत क्या है? हटाओ फारूक साहब को साइड में, हटा महबूब जी को साइड में, अल्ताफ सज्जाद साहब को साइड में, अल्ताफ बुखारी साहब को साइड में। जम्मू कश्मीर के आवाम को कहो ना कि हम आपके हैं, आ जाओ एकजुट होके, फिर बाद में देखेंगे कौन कहाँ इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन इनको इलेक्शन भी उसी को लड़ाना है जो इनको करोड़ों रुपया देगा, बस जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं को इनको इलेक्शन लड़ाना है। और बाकी इनका कोई, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई इनको मकसद है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के भलाई चाहते हैं या उनकी बहबूदी के लिए कोई काम करेंगे। इनका जो अपना क्लियर मकसद है उसी के हिसाब से ये चल रहे हैं और चलते रहेंगे। अगर जम्मू कश्मीर के आवाम ये सोचती नहीं है कि हमें क्या करना है, हम किस तरह से अपने बच्चे का मुस्तकबिल बचा सकते हैं, हम अपने बच्चे का फ्यूचर किस तरह से बचा सकते हैं, उनकी ज़िंदगियों को कैसे बचा सकते हैं, उनकी ज़िंदगियों को कैसे संवार सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई पॉजिटिव चेंज कश्मीर में आने वाली है। मेरा आखिरी सवाल, हर घर तिरंगा ये जो है ये अब लगाना है, ये सरकार की तरफ से नोटिस जारी हुई है, क्या आप लगाएंगे तिरंगा? देखिए, मेरा तो घर ही नहीं है, मेरा कौन सा घर है? मेरा घर जो है वो बाप का है, वो मेरा नहीं है। जब मेरा अपना घर होता तो मैं नहीं लगाता, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा। मुझे ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? इज देयर एनी आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज देयर एनी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ कहा जाता है हर घर तिरंगा लगाओ? ये भाई है, क्या मजाक हो रहा है जम्मू कश्मीर के आवाम से? पहले आप हमारी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी आपने दी थी जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था आर्टिकल 370 के रूप में, उसको आप हमसे छीनते हो, हमारे हकूक हमसे छीनते हो, हमें यूनिवर्सिटी से कॉलेज की लेवल पे लेके आते हो। यूनिवर्सिटी मतलब कौन होता है? आर्टिकल 3 स्टेटहुड। और कॉलेज क्या होता है? स्कूल क्या होता है? यही जो हमें यूटी में फोर्सफुली क्रिएटेड यूटी बना देते हैं। तो अब यहाँ आप देखो किस तरह से ये जो कहना है एंटी कश्मीर पॉलिसी लेगा, इससे
क्या होगा? इससे नफरत बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। इससे जम्मू कश्मीर का नौजवान आपसे दूर जाएगा। मैंने इनको बार बार ये कहा है कि जो आप समझ रहे हो ना, जो टीवी पे दिखा रहा है ना, ऑन स्क्रीन जो दिखाया जा रहा है, जिसको प्रमोट किया जा रहा है, दैट्स नॉट द रियलिटी। बिल्कुल वो रियलिटी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ और ढकोसला है। जम्मू कश्मीर का नौजवान के अंदर आपके प्रति इतनी नफरत भरी पड़ी है, इतनी नफरत भरी पड़ी है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि वो आपसे, इंसान से नफरत नहीं करते हैं, आपकी पॉलिसियों से नफरत करते हैं। आप जो उस पर जुल्म ढाते हैं ना रोज, उससे नफरत करते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं, ये हर टाइम था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये था, मुनाफिक हर जगह रहेंगे, वो यहाँ भी है, हर तरफ हैं, वो रहेंगे। उनसे घबराना नहीं है। घबराना, मैंने पहले भी कहा, जम्मू कश्मीर के आवाम को घबराना नहीं है, हमें लड़ना है हर चीज़ के साथ, भागना नहीं है किसी चीज़ से। देखिए अगर जम्मू कश्मीर के आवाम इस चीज़ पर इत्तेहाद बनाती है कि दैट वी वोंट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो सलूट करेगा, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन कोई अल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना, कि हमें करना क्या चाहिए। एक ज़माना हुआ करता था जब यहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस होती थी, एक जमाना हुआ करता था जब यहाँ जमात इस्लामी हुआ करती थी। मुझे बताइए कि आज ऐसी हालात हो गए हैं कि कोई जमात का नाम ही नहीं ले सकता है, कोई बंदा बोल ही नहीं सकता है कि मैं हुर्रियत का बंदा हूं, मैं हुर्रियत के साथ एफिलिएटेड हूं। ये हालात कैसे बर्पा हुए हैं? आप उन लोगों से मेरी मैसेज है, कम से कम सोचो आने वाला वक्त कितना बुरा होगा। क्या कोई मस्जिद की तरफ जाएगा? फिर जब उसको वहां जाने पे भी बीएसए लगाया जाएगा, क्या उधर जाएगा कोई? देखिए आरएसएस और बीजेपी की जो पॉलिसीज है ना, वो क्लियर है, वहां कोई ये नहीं है, कोई नहीं है, ना इधर की बात कर, ना उधर की बात कर। वो सीधे कहते हैं हमारा मंशूर क्लियर है मुसलमानों के प्रति। उन्होंने एनआरसी लाया, मुसलमानों के खिलाफ लाया, सीएए लाया, मुसलमानों के खिलाफ लाया, आर्टिकल 370 को हटाया, मुसलमानों के खिलाफ हटाया, क्योंकि मुस्लिम इट इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था ये तब। तो जो उनकी पॉलिसियां हैं हिंदुस्तान के अंदर जो आ रही हैं, किन के खिलाफ आ रही हैं? मुसलमानों के खिलाफ आ रही हैं। क्योंकि 1925 से ही जब उनका स्थापन हुआ है, जब उनकी फाउंडेशन हुई है, तब से ही वो मुसलमानों के खिलाफ अपना प्रोविजन चला रहे हैं। उनका प्रोविजन, उनका मंजूर क्या है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है कि दे वांट हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र उनको बनने में अगर कश्मीर में कोई सक्सेस देगा, दीज आर जो पॉलिटिकल एजेंट है ना, इनके यही है, और बाकी इनको कोई नहीं देगा। देखिए आखिर में मेरे जम्मू कश्मीर की आवाम से मैसेज है। मैंने आज बिल्कुल एक नरम तबीयत से जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछा है, आप इंट्रोस्पेक्ट करें, शाम को आप लाइट बंद करें, फ़ोन नीचे रखें और 15 से 20 मिनट के लिए सोचें कि हम क्या थे और हम कहाँ पहुँचे और हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, अगर हम पीडीपी का साथ देंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, अगर हम अपनी पार्टी का साथ देंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, अगर हम पीसी का साथ देंगे हम कहाँ पहुँचेंगे। ये इतने मफाद परस्त लोग हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी सीट्स को रिजर्व करने के लिए ये दिल्ली के तलवे चाटते रहे 3-3, 4-4 महीने और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को सिक्योर कराते रहे। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की आवाम चाहिए ना, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, आज लिख के खून से लिख के देता हूँ कि एक भी सीट ये लोग नहीं जीतेंगे अगर जम्मू कश्मीर की आवाम दिल से चाहेगी इनको दफा करने की। और मैंने ये भी कहा ना, ये बात मेरी याद रखना और मुझे मिलना, जब सरकार यहाँ बनेगी ना, चाहे किसी की भी बने, हो बीजेपी की बनेगी और ये लोग उसके साथ होंगे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, पीसी हो। आज आपसे भी एक सवाल करता हूँ और जम्मू कश्मीर की आवाम से भी सवाल करता हूँ जो इनके साथ उठता बैठता है, आप जाओ इन सब के पास, इनको बोलो अपने बच्चों की सर पे हाथ रखो और कसम खाओ, आप ये बोलो कि हम बीजेपी के एजेंट नहीं है, हम बीजेपी के लिए यहाँ काम नहीं करते हैं और हम जाएंगे, हम लाल चौक में कसम करेंगे, जो आप बोलोगे, जहाँ बोलोगे। बाकी आप कहो, हमें इल्ज़ाम लगा, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको बोलो अपने बच्चों के सर पे कसम खाओ कि आप बीजेपी के एजेंट नहीं हो, आप बीजेपी के लिए काम नहीं करो। कोई भी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आज पीडीपी क्या बोल रही है हमें, नई ज़बान हो, पता नहीं उस टाइम टॉपी, पता नहीं दूध लेने, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। आज नई ज़बान, मैं करूँगा बदलाव। फारूक साहब कभी गाना, कभी उधर, कभी राम राम का, व्हाट इज दिस यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कश्मीरी आवाम कर क्या रही है। मैं मानता हूँ यूनाइट इनको होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये जो यूनिटी का इन्होंने ढकोसला रखा है ना, ये यूनिटी करते रहते हैं। मैं बोलता हूँ यूनिटी ज़रूरी है क्या? हर एक बंदा जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करे, हर एक बंदा जाके पीडीपी ज्वाइन करे, उसके बगैर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता है, उसके बगैर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता क्या? जब आपको यूनाइटी रहना है तो एक काम कीजिए ना, जितने भी आपको लाइक माइंडेड लोग हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए, आरएसएस को रोका जाए, संघ को उनकी गलत पॉलिसियों जो वो चला रहे हैं कश्मीर, अपनी पार्टी, आपने अब तब कहाँ मर गए थे जब हमारे 100 से ज़्यादा नौजवान मारे गए थे 2016 में? क्या सज्जाद गनी लोन साहब उस टाइम गवर्नमेंट में नहीं थे? क्या अल्ताफ बखारी साहब उस टाइम गवर्नमेंट नहीं थी? तब उनका महल आ रहा था, सिक्योरिटी थी, तो इसलिए वो चुप बैठे थे। आज इनको बीजेपी कह रहे हैं आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो इसलिए लड़ रहे हैं। और भाई कुछ नहीं देगी बीजेपी आपको, इतना जूता मारेगी बीजेपी आपको, याद रखो, मेरी बात याद रखना, इतना जूता मारेगी, इतने लपेड़े मारेगी आपको कि आप मतलब क्या कहते हैं ना, आपको भागने की जगह भी नहीं है। जो श्रीलंका में हाल हुआ ना उन भाइयों का, दोनों का,
उससे बेहतर आपका हाल होगा। लेकिन ऊपर बैठा है, ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। इंशाल्लाह वो रहमान वो ज़रूर आपका फैसला करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आदिल नज़ीर खान। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।